द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू पार्ट 2। बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल बिना देरी के लोगों को अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफलता लोगों के दिमाग की एक भयानक बीमारी है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फटाक से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाना बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों का या किसी भी क्षेत्र का अग्रणी लोगों से मिला हूँ या उनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की यह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही से इलाज न किया जाए तो वह हालत और बिगाड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप का गलत परवरिश का होना। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह इतना इसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उसमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही इसे लगता है कि वह सच है,
और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी की कई तरह की होती हैं, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती हैं। सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए हम देखें कि इन सब में खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है, परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या गड़बड़ हुआ। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनमें यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते हैं, परंतु उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कई लोग कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सेहत के बहानासाइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ ही एक दिन में 2 घटनाएं हुईं जिनमें मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नज़रिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल तक एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से कोई मुझे फ़ायदा हो सकता है। उसने बताया मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग ही ना हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो यह एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोगी बना ही देगी। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सिंड्रल की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर पढ़ें।
डॉक्टर सिंडलर एक पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। ज़रा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाए। डॉक्टर सिंडलर की पुस्तक पढ़ें और उसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह है कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चित करूंगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे काबिल दोस्त ने मुझे सलाह दी थी। वकील दोस्त को टीवी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा तो हूँ, मैं अधूरी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा। उसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक बल्ब फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली बल्ब पर नया ऊतक नहीं आ जाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी होगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था, परंतु आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क था। सेहत के बहाना साइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे यह बीमारी हुई कोई 5000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी थी, डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने
विरोधाभासी विचार होते हैं। अगर आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है, जरा सा मौसम बदला तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। इसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत न कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं। उसका ज़्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तां सुना सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह तो सेहत के बहाना-साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशक फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारी की तरह नहीं जीता। उसे अपने काम में मज़ा आता है, वह ज़िंदगी का पूरा आनंद लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है, और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार नहीं पड़ सकता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को नहीं खोजता, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उन सब में ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके फटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ कटा है। यह सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक हाथ काटना पड़े तो वह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अभी भी 100% बची हुई है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज़्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते। उसने मेरी बात का ज़ोरदार जवाब दिया। यह मेरा अनुभव रहा कि मैं सही रवैया और एक बाँह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाँह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। सही रवैया और एक बाँह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाँह वाले को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर ज़रूर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान का सच है, बल्कि यह ज़िंदगी के हर क्षेत्र का सच है। सेहत के बहाना-साइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहाना-साइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्मकेंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है।
सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करते। अपनी बीमारी का रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता है, इसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिलती। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता न करें। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता न करें। डॉक्टर वॉल्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिस्ट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने हाल ही में लिखा है कि मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गला ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गला ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपना गला ब्लैडर का एक्सरे करना छोड़ दें। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उनसे भी यह विनती की कि मैं अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दूं। आपकी सेहत जैसी भी है, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला, इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है। आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 4, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। 2, ये थे बहानासाइटिस के 4 वैक्सीन डोज। अब नंबर 2, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहानासाइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह आम बात है कि यह मेरे आसपास के बेहतरीन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहानासाइटिस के काफ़ी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहानासाइटिस यानी बुद्धि के बहानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि इनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते रहते हैं। नंबर 1, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और नंबर 2, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में ज़रा भी विचार नहीं करता और उसे यह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है जो आपके पास है, आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं।
आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादातर महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखाता रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफ़ानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, ना ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए। यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। इसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु जब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर रोज़ाना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। यह निश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे क्या उसकी बहुत मांग है? क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी है? और इसी तरह के 1001 सवाल जिसके जवाब ढूंढें। बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए, जबकि मैं वही का वही हूँ। उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैं सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं?
पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और इसका नाम फी बेटा काप्पा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज़्यादातर शादियों का अंत तलाक में होता है। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों के बातें करना इसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा न गंवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है, और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया, और उसने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसके अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया इतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, ना ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा, क्योंकि इसके मन में अपनी साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे, जैसे मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा पर मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा, और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता है? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादातर महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। इस साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिसर में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निदेशक था और इसका काम ज़ोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीकी का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे सांख्यिकी की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिर यह दावा भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में
लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उसमें कैसे काम किया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह कि वह इन लोगों को पसंद करता था। कंपनी में फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जाता था जिसमें उससे ज़्यादातर आईक्यू या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसने उसके सोचने के तरीके या नज़रिए ने उस कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 से भी सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने यह बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं, अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। दरअसल कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर को दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया और नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे यह जानना चाहते थे कि उसके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमा का सिर्फ 5% ही क्यों कर पा रहे हैं। इसका कारण था, हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण इनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सबल और बहुत असफल होने में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वह था उनके रवैया या नज़रिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादातर उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम इस तरीके को तो बदल सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप इसका सकारात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाए, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसे जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक सिखाया। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए और
इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से खोजें। एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि इस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने इससे यह सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम ही थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं उन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इस सारे सवाल का जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं रख ली। उन्हें यह बात मालूम थी जो हर साल सफल एग्जीक्यूटिव जानता था, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेज़ी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वह पिछले कई सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों का जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूं? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं, प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, प्रति जीवन भी नहीं। मैंने उसके ज्ञान की था ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। यह आदमी को जितना पता है इसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सके, जिसके पास विचार हों, जो सपने देख सके और फिर इन सपनों को साकार कर सके। जिस आदमी में विचार हैं वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है। जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा सकता। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। नंबर 1, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर केंद्रित रहें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर धुनें कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें।
काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में जीता हूँ का रवैया विकसित करें, बल्कि अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करें। नंबर 3, याद रखें कि तथ्यों को रटने के से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में? कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र कम या ज़्यादा है। नंबर 3, उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर और दरवाजे बंद कर दिए। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है, मेरी उम्र ज़्यादा है। यह मेरी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों क्यों बढ़ जाती हैं? इस विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख लिखना चाहते हैं। उम्र के बहाना साइटिक इलाज का क्या इलाज है? उम्र के बहाना साइटिक का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो कर ही सकता था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मैं 40 बरस का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर
सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र इतनी ही होती है जितनी आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब ख़त्म होती है। सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 के बीच होती है और इस दौरान इसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं। आपकी रचनात्मक ज़िंदगी कितनी ख़त्म हो चुकी है। 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक ज़िंदगी अभी कितनी बाकी है। 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों से मैं सेसिल, अपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि वह यह बात दिल को छू रही है। उसकी उम्र का बहाना साइटिक तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है, इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। उम्र के बहाना साइटिक का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे दरवाजे बंद या खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद कर दिए, जैसे सेल्समैनिंग, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था। उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 60 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्ष धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवाया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा? बिल्कुल नहीं, अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक ज़िंदगी बाकी है। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती। जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था। और उसकी उम्र कम लग रही थी।
जब आप उम्र के बहाना साइटिक को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आपसे यह युवा अवस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में तो कुछ साल जोड़ ही लेंगे। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहाना साइटिक को हराया जा सकता था। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में एजुकेशन किया। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वह कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने इसे चेतावनी दी कि वह बहुत मेहनत का काम है और उससे इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसे 51 की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला मिला। 55 की उम्र में इसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी 1/3 बेहतरीन साल बाकी है। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराएं वरना यह आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है। उम्र के बहाना साइटिक का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का एक 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपने पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर शॉर्टर्ज, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फ़ैसला लिया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, यह तो आप बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइज़र बनाया गया है वे सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह कि उम्र पर ध्यान मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह यह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता है और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम अपने आप इतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों को प्रति सम्मान दिखाना, उन्हें सलाह देना, उन्हें यह महसूस कराना कि एक टीम के कमान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, ना कि तुम उनके विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है, इसलिए इस बात की आदत डाल लो। यह
आगे आने वाले सालों में तुम्हारी काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जब तक कि आप खुद को यह यकीन नहीं दिला देते कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई सुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे, परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचते। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। यह साबित करें कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। अभी आप सुन रहे थे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पार्ट 2, बड़ी सोच का बड़ा जादू। पार्ट 3 सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे आपको पार्ट 3 सबसे पहले मिल सके।